2014 से लेकर अब तक के कार्यकाल में निरंतर देश की सेवा में जुटे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकने और किसी भी सूरत में उनको दोबारा सत्ता में न आने देने के लिए यूपी में गठबंधन हुआ है, वो भी करीब 2.5 दशक तक दुश्मनी के बाद दोस्ती में तब्दील हुए सपा और बसपा के रिश्ते के बीच। फिर आरएलडी भी इस गठबंधन में शामिल हो गई है, जिससे ये गठबंधन खुद को पीएम मोदी और बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत दावेदार के तौर पर देख रहा है। लेकिन क्या आपको पता है इस नए नवेले गठबंधन की नींव कहां रखी गई? दरअसल इस गठबंधन की नींव रखी गई फ्लाइट में। जी हां, सपा और बसपा के नेताओं ने गठबंधन की नींव को रखा। दरअसल हुआ कुछ ऐसा था कि 2018 के जनवरी महीने में जब यूपी में गोरखपुर और फूलपुर सीट पर उपचुनाव भी नहीं हुए थे, तब ऐसे ही एक फ्लाइट में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सेठ और बीएसपी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्र की मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच एक दूसरे से बात करने की हिचकिचाहट भी थी। जाहिर तौर पर दो कट्टर विरोधी पार्टियों के बीच बातचीत होना इतना आसान भी नहीं है। हालांकि दोनों नेताओं के बीच बातचीत शुरू हुई और गठबंधन की रूपरेखा तैयार की गई। पहले चर्चा हल्के फुल्के अंदाज में हुई थी, लेकिन जब दोनों नेता लखनऊ के एमओसी एयरपोर्ट पर उतरे तो इस बात पर सहमति बनी कि क्यों न पार्टी नेताओं यानी कि अखिलेश यादव और मायावती के सामने भी गठबंधन का ये विचार रखा जाए। और रिस्पांस भी पॉजिटिव रहा और इसकी संभावनाएं तलाशने के आदेश भी दिए गए। अखिलेश का संदेश लेकर सेठ मायावती तक पहुंचे और फिर कुछ ही दिन बाद बीएसपी ने उपचुनावों में एसपी उम्मीदवारों के समर्थन का ऐलान कर दिया और सपा के दोनों उम्मीदवार उपचुनाव में जीत भी गए, जिसे अखिलेश ने राष्ट्रीय राजनीति का टर्निंग पॉइंट करार दिया। उपचुनाव तक सीमित उस वक्त के गठबंधन की लोकसभा चुनाव तक पहुंचने की किसी को भी उम्मीद नहीं थी। इसी बीच राज्यसभा और यूपी विधानसभा परिषद चुनाव में दोनों पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए एक दूसरे के समर्थन के लिए हामी तो भरी, लेकिन एसपी कैंप के राजा भैया समेत कुछ विधायकों ने बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग कर दी, जिससे बीएसपी के उम्मीदवार भीमराव अंबेडकर को हार का मुंह देखना पड़ा, जिसके बाद सभी को मायावती के बौखला जाने का डर था। दोनों दलों के नेताओं को मायावती की तरफ से गठबंधन को लेकर चिंता सताने लगी थी। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और परिणाम बिल्कुल उलट हुआ। मायावती ने क्रॉस वोटिंग को बीजेपी की साजिश बताया और बीजेपी को हराने के लिए हर चुनाव में बीएसपी और एसपी के साथ लड़ने और गठबंधन को आगे बढ़ाने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद ये बरसों पुरानी दुश्मनी धीरे धीरे दोस्ती में तब्दील होती चली गई और अखिलेश और मायावती के बीच लखनऊ और दिल्ली में मिलाकर करीब 11 मुलाकातें हुई और फिर 2019 की शुरुआत में सपा और बसपा के गठबंधन पर दिल्ली में मोहर लग गई और दोनों पार्टियों के बीच लोकसभा चुनाव के लिहाज से सीट शेयरिंग को लेकर भी फॉर्मूला तैयार हो गया और अब तक 2 चरणों का चुनाव भी संपन्न हो चुका है और अब तो सालों पुराने दुश्मन मायावती और मुलायम सिंह यादव एक मंच भी साझा कर चुके हैं मैनपुरी में, जहां मुलायम के लिए मायावती ने अपनी सीट को छोड़ दिया और बीच में जाकर बैठ गई, जिससे लगता है कि संजय सेठ और सतीश चंद्र मिश्रा की गठबंधन की नींव अब मजबूत हो चली है और ये बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव के 2 चरणों का साथ में सामना भी कर चुके हैं और अब 5 चरणों के चुनाव में हिस्सा लेना अभी बाकी है। ये जो यूपी की 2 बड़ी पार्टियों जिनके साथ आने की संभावना दूर दूर तक नहीं थी, लेकिन प्रधान सेवक के डर ने इन्हें साथ आने पर मजबूर कर दिया। इसलिए बीजेपी का नारा सही ही है कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी के डर ने ऐसी 2 पार्टियों को साथ ला दिया जिन्होंने ना जाने एक दूसरे के लिए क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन एक अकेले मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए सभी दल एकजुट आने के लिए तैयार बैठे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि एसपी बीएसपी के इस गठबंधन का लोकसभा चुनाव में फायदा होता है या फिर बीएसपी और एसपी के बीच का जबरदस्ती का ये गठबंधन एक बार फिर बीजेपी के आगे घुटने टेकने के लिए मजबूर हो जाता है। साथियों, बरेली तो सेना और सैनिकों की धरती है। शहीदों के निशान यहां है, शौर्य की गाथाएं यहां है।
हम रक्षकों को सम्मान देने वाले लोग हैं। जो राष्ट्र रक्षा में काम आते हैं उनके प्रति हम नतमस्तक रहने वाले लोग हैं। लेकिन राजनीति के लिए कांग्रेस के नेता और सपा बसपा के लोग क्या क्या बातें करते हैं आप सभी देख रहे हैं कि सिर्फ भाजपा और एनडीए ही जो राष्ट्रीय स्वाभिमान के मुद्दे पर, भारत की सुरक्षा के मुद्दे पर आपके बीच आपके आशीर्वाद लेने आए हैं। साथियों, हम कह रहे हैं कि आतंकवाद और नक्सलवाद को मिटाना जरूरी है, लेकिन कांग्रेस कहती है कि जम्मू कश्मीर से सेना को हटाना चाहिए। हम कह रहे हैं कि हमारे सैनिकों को खुली छूट मिलनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस कहती है कि देश के वीर जवानों को लाचार कर देना चाहिए। हिंसा वाले क्षेत्रों में काम करने के लिए उनको जो विशेष अधिकार मिला है, जो एक कानूनी रक्षा कवच मिला है, कांग्रेस वाले उसको भी हटाना का फैसला करना चाहते हैं। साथियों, ये अगर हो गया तो जो पत्थरबाज हैं, जो आतंकियों को समर्थन करते हैं, वो झूठे केस के दायरे में हमारे सैनिक आतंक से भिड़ने के बजाय कोर्ट में केस लड़ने में ही वो लगे रहेंगे। हमारा सैनिक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएं, ये आपको मंजूर है? ये आपको मंजूर है? जम्मू कश्मीर के लिए अलग प्रधानमंत्री हो, ये कांग्रेस और उसके साथी मांग कर रहे हैं, और जो साथी मांग कर रहे हैं कांग्रेस इनके साथ खड़ी है। आप मुझे बताइए, क्या देश में जम्मू कश्मीर में अलग प्रधानमंत्री होना चाहिए? ये मांग आपको मंजूर है? इसको समर्थन करने वालों का आप विरोध करेंगे? हर जगह पर इनको घर भेजेंगे? हर पोलिंग बूथ में उनको परास्त करेंगे? साथियों, वो तो राष्ट्रद्रोह का कानून भी हटाना चाहते हैं। अगर ऐसा हो गया तो भारत माता को गाली देने वालों को खुली छूट मिलेगी। देश के टुकड़े टुकड़े करने का जो गैंग मंसूबा रखती हैं, उनको खुली छूट मिल जाएगी। क्या आपको देशद्रोहियों को बचाने के इरादे मंजूर है क्या? मंजूर है क्या? मंजूर है क्या? देशद्रोहियों को सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देश उनको माफ कर सकता है क्या? आपको ये मंजूर नहीं है तो फिर कांग्रेस भी कभी किसी को मंजूर नहीं हो सकती। उनके महामिलावटी साथी भी मंजूर नहीं हो सकते। आपको ये मंजूर नहीं है तो फिर सपा बसपा की महामिलावट भी मंजूर नहीं हो सकती। साथियों, आपको ये याद रखना होगा कि कांग्रेस
और उसके महामिलावटियों की जब दिल्ली में सरकार थी तो आतंकवाद पर कैसे कैसे खेल करती थी। पाकिस्तान के आतंकवादी धमाके करते थे, आतंकी हमला करते थे, लेकिन कांग्रेस उसके साथी उन पर कार्रवाई के बजाय हिंदुओं पर आतंकी होने का ठप्पा लगाने में जुट जाते थे। हजारों वर्ष की हमारी महान परंपरा, हमारी महान संस्कृति, दुनिया ने कभी हमारी महान संस्कृति पर उंगली नहीं उठाई। इन लोगों ने अपने वोट बैंक के लिए बदनाम करने का घिनौना पाप किया है। साथियों, दुनिया में आतंकवाद को कोई भी किसी पंथ, मत और संप्रदाय से नहीं जोड़ता, लेकिन कांग्रेस और उसके साथी, उसके राग दरबारी हिंदुस्तान में हजारों साल की इस महान परंपरा को हिंदू आतंकवाद के नाम पर इन लोगों ने टॉर्चर और शोषण का ऐसा जाल कि भारत के विरोधियों को हमारी संत परंपरा पर सवाल उठाने का मौका मिल गया।